नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आकार आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार और अलंकार की श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है। दूसरे वीडियो के माध्यम से मैंने अलंकार का पहला प्रकार, जिसे शब्दालंकार के नाम से जानते हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। अब इसी क्रम की श्रृंखला में हम बात करेंगे अर्थालंकार की, जो कि एमपीपीएससी मेंस पेपर 5 के यूनिट नंबर 1 के 2.2 पार्ट में है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यह दूसरा बिंदु है। एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार से 5 प्रश्न डायरेक्ट आते हैं एक एक नंबर के, वैसे ही अर्थालंकार से भी 5 प्रश्न बनते हैं एक एक नंबर से। लेकिन इसके अतिरिक्त 3 नंबर के प्रश्न भी इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं। तो अलंकार के इस भाग में हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार की, और अर्थालंकार के अतिरिक्त इसके जो प्रकार हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीनों के प्रकारों पर भी हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि उपमा के 3 प्रकार, रूपक के 3 प्रकार और उत्प्रेक्षा के 3 प्रकार, मतलब कुल 9 और प्रकारों पर भी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में हम तीनों प्रकार पर चर्चा जो है डिटेल में नहीं कर पाएंगे, केवल 2 ही प्रकार हम आज लेंगे। मतलब एक में आपका उपमा अलंकार और दूसरे में उत्प्रेक्षा अलंकार, ये हम देखेंगे। और इसके अगले वीडियो, जो कि लास्ट वीडियो रहेगा अलंकार का, उस वीडियो में हम रूपक अलंकार और जो प्रश्न मैंने बताए थे, जो प्रश्न पहले वीडियो में मैंने आपको बताए थे, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। जल्दबाजी हमें कुछ करनी नहीं है। 3 से 4 लेक्चर यदि हो जाएंगे तो मुझे लगता है कोई आपत्ति आपको नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला का यह कार्यक्रम, और यह है अर्थालंकार। अब देखिए, अर्थालंकार को हम 2 भागों में जो है विभाजित करते हैं। एक है अर्थ और दूसरा है अलंकार। अर्थ किसका होगा? शब्दों का मतलब, और अलंकार का मतलब क्या है? सौंदर्य। तो कह सकते हैं कि जिन कविताओं की पंक्तियों में शब्दों के अर्थ के कारण सौंदर्य या चमक उत्पन्न होती हो, उसे हम क्या कहेंगे? अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और अलंकार, जिसमें शब्दों के अर्थ की बात की गई है, और उसी से क्या उत्पन्न होगा? तो याद रखना, उसी से उत्पन्न होता है आपका सौंदर्य। तो ये तो थी अर्थालंकार की एक छोटी सी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके भेद, इसके प्रकार पर। अर्थालंकार में जो एमपीपीएससी मेंस पेपर 5 में जो पूछे जाते हैं उसके बारे में। अब एमपीपीएससी मेंस के पेपर 5 में अर्थालंकार के अंतर्गत हम इन 3 को रखते हैं। एक है उपमा, दूसरा है रूपक और तीसरा आपको मिलेगा उत्प्रेक्षा। हमारा टारगेट यह है कि आज हम उपमा को कंप्लीट करें और फिर हम उत्प्रेक्षा अलंकार को भी कंप्लीट कर लें। याद रखिएगा, यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वीडियो 1, वीडियो 2 देख ले, फिर इस वीडियो पर आएंगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिक आसान लगने लगेंगी। और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें यदि हो सके तो, है ना। तो यहां पर क्या होगा? उपमा और उत्प्रेक्षा पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम यहां यह देख लेते हैं कि 3 नंबर के प्रश्न तो बनते हैं और 1 नंबर का प्रश्न भी यहां से बनता है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे और 1-1 नंबर का प्रश्न आपका क्या बनेगा, उन सब पर चर्चा करते हैं। पहला 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए, जो कि 2020 में पूछा भी गया है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, रूपक अलंकार को परिभाषित कीजिए, और तीसरा प्रश्न आपसे बनेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तो आपको फिर वो 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहले पॉइंट में डेफिनेशन, शॉर्ट एंड स्वीट, दूसरे में एग्जाम्पल, और तीसरे में यदि आप टाइप लिख सको तो बहुत बेहतर होगा। तो आप ये 3 स्टेप जरूर फॉलो करेंगे। डेफिनेशन को प्रमाण या प्रमाणित कौन करेगा? उदाहरण, और उदाहरण के बाद हम इसके उदाहरण के बाद हम इसके प्रकार लिख देंगे तो बेटर हो जाएगा। फिर इंडिविजुअली 1-1 प्रकार से भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, 1-1 प्रकार से भी 3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, और यहां भी 1-1 प्रकार से आपके 3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। मतलब टोटल 12 क्वेश्चन यहां से 3 नंबर में मिल सकते हैं आपको किसी ना किसी रूप में। कैसे?
उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के भेद लिखिए। मालोपमा क्या है, पूर्णोपमा क्या है, लुप्तोपमा क्या है, निरंग रूपक क्या है, पारंपरिक रूपक क्या है, सांग रूपक क्या है, वस्तु उत्प्रेक्षा क्या है, हेतु उत्प्रेक्षा क्या है, फलोत्प्रेक्षा क्या है, इनसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो 3 नंबर का कार्यक्रम आपको समझ में आया। 3 नंबर के कार्यक्रम में हमने क्या देखा, 3 नंबर के प्रश्न जो है अर्थालंकार से बन सकते हैं 12। अब 12 प्रश्न 3 नंबर से बन सकते हैं, तो 1 नंबर के प्रश्न कितने आएंगे? तो याद रखना 1 नंबर के तो 5 प्रश्न ही फिक्स रहेंगे। 1 नंबर का प्रश्न क्या बन सकता है? उपमा अलंकार का भेद लिखिए, रूपक अलंकार के भेद लिखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद लिखिए। ये 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। इनमें से कोई एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, हो सकता है 3 भी आ जाए। या फिर कोई पंक्ति दे रखी होगी और उस पंक्ति में पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार है, या फिर कोई पंक्ति दे रखी होगी और उसमें पूछा जाएगा उपमा का कौन सा भेद है, रूपक का कौन सा भेद है, उत्प्रेक्षा का कौन सा भेद है। जैसे कि लास्ट ईयर सांग रूपक का एक उदाहरण पूछा था, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। और उसमें लिखा था उपर्युक्त पंक्तियों में या उपर्युक्त पंक्ति में रूपक का कौन सा भेद है। मतलब एमपीपीएससी ने क्लियर कर दिया कि हम भाई साधारण रूपक नहीं पूछेंगे, हम आपसे टाइप के भरोसे जो है उसके अंदर के जो प्रकार है वो भी पूछेंगे। इवन आपको मैं बताऊं, मुख्य रूप से रूपक 2 ही होते हैं, एक अभेद और एक तद्रूप। और ये जो आपको 3 टाइप दिख रहे हैं ये अभेद रूपक के हैं, तद्रूप रूपक अलग होता है। सामान्यतः यही 3 प्रचलित होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इस रूपक को अलग लेक्चर अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो फिर इसको हम और डिटेल में देख लेंगे। इसीलिए मैंने इसको अलग किया। नहीं तो पहले मैं सोच रहा था कि हम तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर मैंने ये दिमाग लगाया कि यार थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में ले जाएंगे तो फिर इसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो क्यों ना इसके लिए एक अलग लेक्चर बना दिया जाए। तो आज के सेशन में उपमा और हम बात करेंगे किसकी, उत्प्रेक्षा की। अब बात करते हैं उपमा। उपमा का मतलब है एक तरीके से कंपैरिजन करना, संज्ञा देना, किसी से तुलना करना। तो उपमा अलंकार की सीधी सी एक डेफिनेशन है कि जिन कविताओं की पंक्तियों में जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। सीधी सीधी डेफिनेशन आप याद रखो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती हो तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब यदि आप तुलना करने जाओगे तो तुलना करने के लिए आपको कुछ शब्दों की आवश्यकता होगी, कुछ अंगों की आवश्यकता होगी। तो इसी के आधार पर उपमा के जो अंग हैं वो होते हैं कितने, 4। 4 अंग कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा उपमान, एक मिलेगा उपमेय, एक मिलेगा वाचक शब्द और चौथा मिलेगा आपको समान या साधारण धर्म। इन चारों अंगों के भरोसे हम इस उपमा अलंकार को देखेंगे। देखिए इसकी भी संस्कृत में डेफिनेशन है, लेकिन मुझे पता है आप इस पर ज्यादा ध्यान दोगे नहीं, याद होनी नहीं है, इसीलिए मैंने मेंशन कर दी है। पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, आप देख लेना। एक साधारण सी डेफिनेशन, एक सिंपल वे में जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बोली है। मैं एक बार और बोल देता हूं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। तब उपमा अलंकार की एक सॉलिड पहचान है। 1 नंबर के प्रश्न के लिए हमारा कॉन्सेप्ट काम आएगा। पहचान यह है कि जब कविता की पंक्ति में आपको मिले सम, सा, सी, से, सरिस, तरह, इस टाइप के यदि शब्द आपको मिलते हैं तो आप समझ जाना वो उदाहरण किसका है, उपमा अलंकार का है। मतलब चॉइस आपके पास 3 है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन तीनों में से आंसर आपको चुनना है और आपको यहां पर सा, सी, से, ऐसा, ज्यों, सा, सादृश, समान, सरिस, सम, इस टाइप के यदि शब्द आपको मिल जाए तो आप 1 नंबर के प्रश्न में डायरेक्ट आंसर लिख देना उपमा। हां, जब वो टाइप पूछेगा तो फिर उस पर हमें ध्यान देना होगा। अब उपमा के अंग की बात करेंगे तो पहला अंग है उपमान, दूसरा अंग है उपमेय। उपमान का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की तुलना जब किसी से की जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे हम कहेंगे उपमान। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोल दिया कि तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है। क्या बोला मैंने, भले ना हो लेकिन भाई बोलना तो पड़ेगा कि तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है, चांद सा
सुंदर है। अब हमने यहां बोला तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है, तो इसमें हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? मुखड़े की तुलना कर रहे हैं हम चांद से, तो चांद हो जाएगा आपका क्या? उपमान। तो उपयुक्त पंक्तियों में चांद उपमान है। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि एक लाइन दे दी, तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है, उपयुक्त पंक्तियों में साधारण धर्म क्या है, उपयुक्त पंक्तियों में उपमान क्या है, उपयुक्त पंक्ति में उपमेय क्या है। तो उपमान क्लियर हो गया, जिससे तुलना की जाए, और तुलना किससे कर रहे हैं हम? चांद से। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और तुलना हम किसकी कर रहे हैं? मुखड़े की कर रहे हैं, तो ये मुखड़ा क्या हो जाएगा? उपमेय। तो मैंने लिखा तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है, तो तुम्हारा मुखड़ा क्या हो जाएगा? उपमेय। चांद क्या हो जाएगा? उपमान। अगला मिलेगा वाचक शब्द। वाचक शब्द मैंने आपको बताए थे सम, सा, सी, से, तरह, ज्यों, है ना। इसके अलावा समान, सरिस, इस टाइप के आपको पद मिलेंगे। अब ये वाचक शब्द हैं, तो फिर वाचक शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द का अर्थ होता है कि जिन शब्दों के माध्यम से तुलना की जाए, तुम्हारा मुखड़ा चांद सा है, तो वहां पर सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है, तब भी वहां क्या हो जाएगा? सा। जैसे लास्ट ईयर आया था, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। यहां पर हमने बात किया था कि डोला का जो है, डोला क्या है? तो डोला तो समान धर्म था या साधारण धर्म था, लेकिन इसमें एक सरिस शब्द आया था। क्या आया था? सरिस। पीपर पात, देखिए क्या लिखा था? पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि पीपल के पत्ते के जैसे जो मन है वो क्या हो रहा है? डोल रहा है। तो जैसा जो शब्द है, सरिस जो शब्द है, वो क्या है? वाचक। साधारण धर्म का मतलब क्या है? दोनों की समान विशेषता। दोनों कौन? उपमेय और उपमान की समान विशेषताओं को हम साधारण धर्म में बोलेंगे। तो पीपर पात, पीपल के पत्ते के जैसे, तो पीपल का पात क्या हो जाएगा? उपमान। मन क्या हो जाएगा आपका? उपमेय। साधारण धर्म क्या, सॉरी, वाचक शब्द क्या हो जाएगा आपका? सरिस। और डोला जो शब्द है, ये डोला हो जाएगा आपका साधारण, या जैसे हम कई जगह देखते हैं समान धर्म, साधारण या समान धर्म। तो दोनों की समान विशेषता। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है, तो तुम्हारा मुखड़ा, तो तुम्हारा मुखड़ा क्या हो जाएगा? उपमेय। चांद क्या हो जाएगा? उपमान। सा हो जाएगा वाचक शब्द, और सुंदर जो शब्द है वो हो जाएगा आपका क्या? साधारण या समान धर्म। ये मैं बार बार इतना फोकस क्यों कर रहा हूं इन चीजों पर? क्योंकि ये जो चार अंग हैं, इन्हीं चार अंगों के माध्यम से हम जो है उपमा अलंकार के प्रकार देखने वाले हैं। तो अब अगली श्रृंखला में आप देख रहे हो, अगले कार्यक्रम में आप देख रहे हो कि उपमा के 3 भेद होते हैं। सामान्यतः 2 ही बताए जाते हैं, लेकिन 3 भेद हमें पढ़ना है। कुल भेदों पर हम चर्चा करेंगे। तो उपमा के 3 भेद है, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। तो आप यहां क्या देख रहे हो? पूर्ण उपमा मतलब पूर्ण प्लस उपमा, लुप्त प्लस उपमा, मालोपमा। तो मालोपमा में क्या होगा? माल मत कर देना, माला प्लस उपमा है, याद करना। क्या आप लिख दो माल प्लस उपमा, है ना। तो माला प्लस उपमा होगा। तो ये चीजें याद रखना, पूर्ण प्लस उपमा, लुप्त प्लस उपमा और माला प्लस उपमा। मतलब उपमा यहां पर पूरी रहेगी, उपमा यहां पर अधूरी रहेगी, और यहां पर उपमा जो है कई तरीके से बताई जाएगी माला के रूप में, मतलब बहुत सारी उपमा रहेगी। समझना, पूर्ण उपमा मतलब जिसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित हो। पूर्ण उपमा की डेफिनेशन यही से बन गई कि जिन कविताओं की पंक्तियों में उपमा के सभी अंग विद्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण उपमा। फिर लुप्त उपमा क्या होता है? जिन कविताओं की पंक्तियों में उपमा का कोई अंग अनुपस्थित हो। जहां चारों अंग रहेंगे वो पूर्ण उपमा, जहां कोई एक अंग की कमी होगी वो होगा लुप्त उपमा। जैसे तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है, तो तुम्हारा मुखड़ा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपमेय। चांद क्या हो जाएगा? उपमान। सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और सुंदर क्या हो जाएगा आपका? साधारण धर्म। 4 अंग हैं तो वो हो जाएगा पूर्ण उपमा। वही मैंने बोला तुम्हारा मुखड़ा चांद सा है,
तो तुम्हारा मुखड़ा चांद सा है। तो हम देख रहे हैं यहां पर एक सुंदर शब्द जो था वो गायब हो गया। मतलब यह हुआ कि हमने साधारण धर्म को यहां हटाया, तो फ्री एग्जाम्पल बन जाएगा आपका लुप्तोपमा का। तो पूर्णोपमा लुप्तोपमा समझना, मालोपमा तो मैं आपको बता ही दूंगा, वो बहुत आसान है। इन दोनों में इश्यू आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो पूर्णोपमा मतलब उपमा के सभी अंग विद्यमान हो, और लुप्तोपमा का मतलब है उपमा का कोई एक अंग अनुपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? लुप्तोपमा। देखिए, जहां उपमा के सभी अंग उपस्थित हो वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, पीपर पात, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, ये हो गया एक एग्जांपल, है ना। एक एग्जांपल एक साथ डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला हाय, इसके बाद ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह, हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखते हैं हम यहां पर कि नंदन वनसी, नंदन वनसी फूल उठी, नंदन वनसी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी, वह छोटी सी कुटिया मेरी, नंदन वनसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। अब 3 एग्जांपल हमने लिखे हैं, यहां से समझना हुआ, है ना। इस 3 एग्जांपल में आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए, पीपर पात, सरस, मन डोला, 4 शब्द आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले हम यहां देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई? डोला हो रहा है। तो डोल रहा है कोई चीज, तो यहां पर ये दोनों की क्वालिटी है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा भाई साधारण धर्म। क्या हो जाएगा मित्रों? ये साधारण धर्म, ठीक है। यहीं पर हम देखेंगे तो अगला जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? सरिस। जो आसान काम है ना वो पहले कंप्लीट कर लो। ये जो सरिस आपको दिख रहा है, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था कहां? वाचक शब्द में। ये हो जाएगा आपका वाचक शब्द। तो 2 तो हो गए हमारे कंप्लीट। फिर हम बात करेंगे किसकी? अगले की। तो यहां पर पीपर पात, क्या दिख रहा है आपको? पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते के जैसे मन जो है वो क्या हो रहा है? डोल रहा है। तो पीपल के पत्ते के जैसे डोल रहा है, इसका मतलब ये पीपल का पत्ता क्या हो जाएगा? उपमान। और कौन डोल रहा है भाई? यहां पर डोलने वाला है आपका मन। तो याद रखिएगा, ये जो मन है ये मन हो जाएगा आपका क्या? उपमेय। तब देखिए, उपमान क्या मिला आपको? पीपर पात। सरिस क्या मिला आपको? वाचक शब्द। मन क्या मिला आपको? उपमेय। और डोला क्या मिला? साधारण धर्म। अर्थात जब चारों अंग उपस्थित रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे मित्रों? पूर्णोपमा अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णोपमा। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं सी। ये सी क्या हो जाएगा आपका? वाचक शब्द, राइट। फूल सी कोमल बच्ची मतलब बच्ची क्या हो जाएगी यहां पर? उपमेय, ठीक है। किस जैसी है बच्ची? फूल जैसी है। तो ये फूल क्या हो जाएगा मित्रों? ये फूल हो जाएगा उपमान। और कैसी है? कोमल है। तो ये कोमल क्या हो जाएगा आपका? ये कोमल हो जाएगा साधारण धर्म। तो फूल सी कोमल बच्ची, फूल हो जाएगा आपका उपमान, कोमल हो जाएगा साधारण धर्म, सी हो जाएगा आपका वाचक शब्द, और बच्ची हो जाएगी आपकी उपमेय। मतलब ये भी पूर्णोपमा का उदाहरण है जहां चारों अंग उपस्थित हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। थोड़ा इसको क्या करते हैं? क्लीन कर लेते हैं, है ना, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहां पर कि नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। सबसे पहले आप ये देखो कि क्या फूल उठी? कुटिया। तो ये जो कुटिया आपको दिख रही है, यही कुटिया क्या हो जाएगी? उपमेय। किसके जैसी फूल उठी? नंदन वन जैसी। तो ये नंदन वन क्या हो जाएगा आपका? उपमान। अब हमें 2 अंग तो मिल गए, तीसरा अंग हमें दिख रहा है सी। तो सी हमें पता है क्या है? वाचक शब्द, क्योंकि यही तो हमारी मेन पहचान है। इस वाचक शब्द से ही तो क्लियर हो रहा है कि भाई ये क्या है? ये है आपका उपमा अलंकार। ये उपमा में भी टाइप फिर डिसाइड करेगा बाद में। फूल उठी मतलब प्रफुल्लित हो उठी। दोनों ही चीज प्रफुल्लित हो रही हैं। जैसे नंदनवन होता है प्रफुल्लित, वैसे ही क्या हो रहा है यहां पर? कुटिया। तो ये हो जाएगा आपका
साधारण धर्म। अर्थात ये हुआ कहने का मतलब कि जिस अलंकार में या जिन कविताओं की पंक्तियों में उपमा के चारों अंग विद्यमान हो उसे हम क्या कहेंगे मित्रों? उसे हम कहेंगे पूर्ण उपमा। क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट आप याद रखना। डेफिनेशन के हिसाब से भी, एक नंबर के हिसाब से भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एक नंबर का प्रश्न पंक्ति से बनेगा, 3 नंबर का प्रश्न डेफिनेशन और उदाहरणों से बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि कल के जो नेक्स्ट वीडियो हमको मिलेगा उस वीडियो में हम जो है जो 2020 में जो प्रश्न आए हैं उन पर चर्चा करेंगे और रूपक पर चर्चा हमें करनी है। आगे बढ़े, अगला मिलेगा आपको लुप्तोपमा। लुप्तोपमा मतलब क्या हो जाएगा? लुप्त प्लस उपमा। मतलब उपमा का कोई ना कोई एक भाग जो है वो क्या हो जाएगा? लुप्त। अर्थात जहां उपमा का कोई एक अंग अनुपस्थित हो वहां क्या होगा? लुप्तोपमा। जैसे जहां उपमा के सभी अंगों में से कोई एक अंग अनुपस्थित हो वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। सामान्यतः इस प्रकार के अलंकार में साधारण धर्म का ही जो है लोप होता है। मैंने लिखवा है जनरली, याद रखना, इस कंडीशन का मत भूल जाना। जनरली मतलब सामान्यतः। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण क्या बनेगा। इसका उदाहरण जैसे कि मैंने बोला यहां पर कि तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है। क्या बोला मैंने? तुम्हारा मुखड़ा मुखड़ा चांद सा है। अब सुंदर हटा दिया मैंने, चांद सा है। तो हमें यहां पर दिख रहा है आसानी से कि ये जो तुम्हारा मुखड़ा है ये है आपका क्या? उपमेय। ठीक, चांद क्या हो जाएगा दोस्तों? चांद हो जाएगा आपका उपमान। सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। तो यदि 3 नंबर में ये लिखने को आए तो आप डेफिनेशन लिखोगे, एक एग्जांपल लिखोगे और फिर नीचे एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि उपर्युक्त पंक्ति में साधारण धर्म की अनुपस्थिति के कारण ये लुप्तोपमा अलंकार है, ऐसा। या फिर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि उपयुक्त पंक्ति में लुप्तोपमा अलंकार क्यों है, 1 नंबर में आएगा तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना है उपयुक्त पंक्तियों में साधारण धर्म की अनुपस्थिति के कारण ये लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है, तो ये लुप्तोपमा अलंकार जब भी हमको पूर्णोपमा क्लियर हो गया तो लुप्तोपमा फिर आसानी से क्लियर हो जाता है। अब मेन मुद्दा मिलता है आपको मालोपमा। अब देखिए मालोपमा को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो पहले तो संधि विच्छेद करेंगे तो ये संधि लगेगी कौन सी? गुण संधि। और संधि विच्छेद करते समय इसका बनेगा माला प्लस उपमा। याद रखना, माल प्लस उपमा भी बन सकता है लेकिन यहां माल नहीं मारना है आपको, यहां क्या होगा? माला प्लस उपमा। ठीक है, अब माला मतलब यहां पर क्या होगा? मतलब एक तरीके से ये हार हो गया और इसमें जो है ये मोतियों की माला हो गई। अब ये मोतियों की माला किसी एक मोती से सुसज्जित है क्या? बहुत सारे मोतियों से सुसज्जित है। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला तुम्हारा मुखड़ा चांद सा सुंदर है, तो हमने तो केवल चांद बोला, उसको सुंदर बोला। लेकिन मान लो मैंने नंबर ऑफ चीजें बढ़ा दी कि तुम्हारा मुखड़ा चांद सा है, तुम्हारी जुल्फे रेशमी है, तुम्हारी आंखें नीली हैं। तो कहने का मतलब है हमने एक व्यक्ति के अंदर नंबर ऑफ क्वालिटीज बढ़ा दी। तो उपमेय तो एक है लेकिन उपमान अनेक है। उपमेय तो क्या हो गया? एक, लेकिन उपमान हो गए अनेक। यही डेफिनेशन है कि जिन कविताओं की पंक्तियों में एक उपमेय और अनेक उपमान हो अथवा जहां किसी उपमेय को अनेक उपमानों से नवाजा जाए वहां हम क्या होगा? वहां हम कह सकते हैं कि वो पंक्ति होगी मालोपमा की। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि जिन कविताओं की पंक्तियों में एक उपमेय और अनेक उपमान हो अथवा एक उपमेय को अनेक उपमानों से नवाजा जाए तो वहां आपका क्या होगा? तो याद रखना वहां आपका होगा मालोपमा अलंकार। क्या होगा भाई? मालोपमा। मतलब कहने का यह हो गया कि यहां पर उपमेय आपको मिलेगा एक और उपमान मिलेंगे आपको अनेक। ये आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा आसान। जहां एक उपमेय में कई उपमान हो जिससे उपमान की माला तैयार हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? मालोपमा कहेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। उदाहरण क्या मिलेगा? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, चंद्रमा सा कांतिमय। कांतिमय का मतलब हो गया एक तरीके से चमकदार, चांद जैसा चमकदार है भाई।
मृदु कमलसा कोमल महा, मृदु कमलसा, मृदु कमलसा कोमल महा, मतलब कमल जैसा क्या है भाई, सॉफ्ट है। ठीक है, चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, कुसुम सा हंसता हुआ, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा, प्राणेश्वरी का, प्राणेश्वरी का मुख रहा। ठीक है, यह हो गया आपका। देखिए क्या लिखा है, चंद्रमा सा कांति में, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा। आप समझना चीजों को, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो प्राणेश्वरी का मुख है वो चांद भी है, वो कमल भी है, वो फूल भी है। आपने कई गाने भी सुने होंगे, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, ये वही है, बस वो साहित्यिक अंदाज में था। ये जो लिखा हुआ है साहित्यिक अंदाज में, और बॉलीवुड स्टाइल में क्या हो गया, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है। ऐसे कई गाने आपको देखने को मिलेंगे, उन गानों से हमारा कोई विशेष संबंध नहीं है, हमें तो ऐसे उदाहरण लिखने हैं। तो चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा। हम यहां देख रहे हैं कि चंद्रमा, कमल और कुसुम, ये तीन आपको क्या मिल रहे हैं, ये तीन मिल रहे हैं उपमान, और उपमेय कितना मिल रहा है आपको, एक। तो बात तो यहां खत्म हो गई कि जहां उपमेय एक और अनेक उपमान, तो उसे हम कहेंगे मालोपमा। लेकिन आप ये देखो, एक दो तीन वाचक शब्द भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, उपमेय एक मिलेगा लेकिन बाकी सब आपको पैरेलल मिलेंगे। कांतिमय मतलब चमक, कोमल मतलब सॉफ्ट, हंसता हुआ, ये जो तीन चीजें आपको दिख रही हैं, ये तीन है आपके साधारण धर्म। क्योंकि यदि कंपैरेटिवली हम तीन चीजों से कर रहे हैं तो क्वालिटी भी तो हमारी तीन ही रहेंगी। तो उपमेय एक, उपमान तीन, साधारण धर्म तीन, वाचक शब्द तीन, तब जाकर वो फाइनली आपका क्या बना, मालोपमा। मान लो आपको और एग्जांपल देखना है तो जैसा कि मैं पुराने वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, आप एस्पिरेंट्स पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। एस्पिरेंट्स पब्लिकेशन की बुक में जो है ये सब आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, एस्पिरेंट पब्लिकेशन, ये इस प्रकार की जो बुक है ये केवल डेडिकेटेड है एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें कोई दूसरे एग्जाम के लिए जो है बाकी चीजें नहीं है, केवल सिलेबस पर आधारित है। और अलंकार खूब जो है उसमें डिटेल में दे रखा है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको खूब मिल जाएंगे। हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में तो प्रोवाइड करवाएंगे ही, मान लो आपको और ज्यादा पढ़ने का मन है तो आप उस पुस्तक को ले सकते हो। 120 से 140 रुपए तक की वो पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगी। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा मालोपमा वाला काम। मालोपमा के बाद अब अगले स्टेप में चलते हैं तो वो मिलेगा हमको उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या मिलेगा? उत्प्रेक्षा। ठीक है, उपमा क्लियर हो गया आपको। उपमा मतलब क्या होगा? किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपमा। अब बात आती है किसकी? उत्प्रेक्षा की। उत्प्रेक्षा का यदि हम अर्थ देखें तो इसका मतलब एक तरीके से संभावना है। होता यह है कि गुण एक जैसे होने के कारण कहीं ना कहीं उपमेय में उपमान की संभावना दिखती है। क्या दिखती है? संभावना। देखिए, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो या संभावना व्यक्त की जाए। अब जब आप संभावना की बात करते हैं तो आप बात करते हैं मानो। मानो बात तो ऐसे कर रहा है जैसे यही सब बता देगा। मानो बात तो ऐसे कर रहा है जैसे अंबानी की औलाद है। जानो जाने क्या पता नहीं इसको तो कौन सी धुन लग गई है। तो संभावनाएं मिलेंगी, मनु मानो, जन जानो, मनहु जनहु, ये कुछ शब्द जो है वो निर्धारित हैं इस अलंकार में। तो उत्प्रेक्षा को समझने के लिए हमें उसके कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ कुछ ऐसे शब्दों पर भी काम करना होगा जो ट्रिकी होंगे। जैसे इसकी जो पहचान है वो है मानो, मनहु, मानु, जानो, जनहु, जनु, जो, ऐसा, है ना, ऐसा लगता है। इस टाइप के शब्द आपको इस उत्प्रेक्षा अलंकार में मिलेंगे। जैसे मैंने बोला हरि मुख मानो मधुर मयंक। हरि का मुख ऐसा लग रहा है जैसा कि चांद जमीन पर उतर आया है। तो मानो बोला मैंने, हरि मुख मानो मधुर मयंक। या फिर मैंने एक और बोला कि मानो घर घर ना हो चिड़िया घर हो। तो वहां भी क्या मिला आपको? मानो मिला।
तो ऐसे जो शब्द आपको मिलते हैं वो शब्द चले जाएंगे आपके किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। जैसे एक उदाहरण है, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। तो आप कुछ मत देखो, आप देखो ये ज्यों आ गया। ऐसे शब्द यदि आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाना वो क्या होगा आपका, वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और डिटेल में चर्चा करते हैं प्रकारों के साथ। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बोला है। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा, है ना, दूसरा है फलोत्प्रेक्षा, और तीसरा आपको मिलेगा हेतुत्प्रेक्षा। ठीक है, मतलब लगभग अंतिम पार्ट जो है चल रहा है, इसमें हम 3 प्रकार देखकर क्या करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। आखिरी 3 और देख लेते हैं। तो वस्तुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा की बात करेंगे। तो वस्तु उत्प्रेक्षा मतलब इसको हम तोड़ते हैं, तो वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा, मतलब जिसको हम मान रहे हैं उसको ना मानते हुए कोई दूसरी चीज माने। मतलब प्रस्तुत में जब अप्रस्तुत की संभावना आपको दिखे, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना आपको दिखे, जैसे अति कटु वचन कहत के कई, अति कटु वचन कहत के कई, मानो लोन जरी पर देही। मतलब यहां पर प्रस्तुत क्या है, केकई के वचन, लेकिन वो केकई के वचन ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मानो किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया है। मतलब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना जब दिखती है तो वह है वस्तुत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा क्या होगा, फलोत्प्रेक्षा में हम इसको तोड़ेंगे तो यह बनेगा फल प्लस उत्प्रेक्षा। तो वास्तविक फल को ना मानकर कोई अवास्तविक फल को ही सच मान लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फलोत्प्रेक्षा। जैसे बढ़त ताड़ को पेड़ यह है, मन चूमन को आकाश। ताड़ का पेड़ ऐसे बन रहा है, बढ़ रहा है जैसे कि कोई आकाश को चूम कर आ जाएगा। तो क्या आकाश को चूम कर आएगा क्या, नहीं। तो जिसको हम फल मान रहे हैं वो फल ना होते हुए कोई दूसरा ही फल जो है वहां पर विद्यमान है, उसे हम क्या कहेंगे, फलोत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा, हेतु को यदि हम तोड़ेंगे तो यह बनेगा हेतु प्लस उत्प्रेक्षा। इसमें दीर्घ संधि लगा दो तो हेतु का मतलब होता है कारण। तो जहां वास्तविक कारण को ना मानते हुए किसी अवास्तविक कारण को मान लिया जाए तो वहां हो जाएगा आपका हेतुत्प्रेक्षा, है ना। तो एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मानव कठिन आंगन चलत, ताते राते पांव। मतलब कठिन आंगन पर चली है, धूप में चली है, इसलिए इसके पैर क्या है, लाल है। लेकिन यह बात नायिका के लिए हो रही है, और अंडरस्टूड यह है कि नायिका के पैर तो बचपन से ही, शुरू से ही जो है सुंदर होते हैं, वो किसी आंगन पर चलने से जो है ऐसे लाल नहीं हुए हैं। तो जिसको हम कारण मान रहे थे वो कारण ना होकर उसका कारण कोई और ही है। जैसे होता है ना कि एक छोटा बच्चा सो रहा होता है, उसको यदि हम क्रॉस कर देते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि क्रॉस मत कर, छोटा हो जाएगा, हाइट छोटी रह जाएगी। तो इन फ्यूचर यदि उसकी हाइट छोटी रहती है तो क्या उसका कारण यह था कि कोई उसका क्रॉस कर लिया था, नहीं ना। उसका कारण यह था कि भाई उसकी मम्मी, उसके पापा में से कोई छोटा था, या उसके जीन में जो है लंबाई नहीं थी तो वो छोटा रह गया। कोई मेरे क्रॉस करने से थोड़ी ना, वो जैसे छींक आती है, छींक आने पर लोग बाहर नहीं निकलते, या कहीं जा रहे होते तो रुक जाते हैं, और मान लो चले गए और कुछ अशुभ हो गया तो फिर लोग क्या बोलते हैं कि देखो इसके कारण ऐसा हुआ। तो क्या उसके कारण ऐसा हुआ, नहीं। ये तो केवल और केवल समाज में फैला हुआ एक मिथ है, भ्रम है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, वस्तुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा। बात करेंगे वस्तुत्प्रेक्षा की, कि जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए। ठीक है, जैसे अति कटु वचन कहत के कई, मानो लोन, मतलब नमक जो है जरी पर देही, जलने पर। अति कटु वचन कहत के कई, मानो लोन जरी पर देही। मतलब केकई के कटु वचन, केकई के कठोर वचन ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी ने नमक छिड़क दिया है। लेकिन क्या नमक छिड़का है, क्या नहीं छिड़का है। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना जब दिखी तो उसे हम क्या कहेंगे, वस्तुत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा क्या होता है कि इसमें जब वास्तविक फल के ना होने पर भी उसी को फल मान लिया जाए, मतलब जो वास्तविक नहीं है लेकिन फिर भी हम उसी को फल मान रहे हैं, तो वह है फलोत्प्रेक्षा। जैसे कि बढ़त ताड़ को पेड़ है, मन चूमन को आकाश। तो क्या आकाश को चूम कर आ रहा है क्या ये ताड़ का पेड़, नहीं। लेकिन ऐसा संज्ञा दी जा रही है, ऐसा मान रहे हैं कि वो ऐसा बढ़ रहा है जैसे कि वो आकाश को जो है छूकर आता है। बोलते ना, देख लो साकेत नगरी गगन से मिलने चली। तो इस टाइप के उदाहरण जो हैं वो आपको यहां पर मिलते हैं। इसे हम कहते हैं फलोत्प्रेक्षा। वास्तविक फल ना होने पर भी उसी को फल मान लिया जाए, उसे हम कहेंगे फलोत्प्रेक्षा।
अगला है जिसे हम कहते हैं हेतु उत्प्रेक्षा, जिसमें हेतु का अर्थ होता है कारण। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है लास्ट ईयर 2020 में जो मेंस हुआ था उसमें कि हेतु का अर्थ क्या है, तो आंसर क्या होगा, कारण। और अब हेतु शब्द को विषय या हम जब पत्र लिखते हैं तब भी लिखते हैं कि छुट्टी लेने हेतु, मतलब वो कारण ही तो हो गया ना, तो यहां कुछ नया थोड़ी है। तो जहां अहेतु में हेतु की संभावना देखी जाए, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य कारण को ही सच मान लिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हेतु उत्प्रेक्षा। जैसा कि मैंने बताया कि कोई बच्चा छोटा रह गया, या फॉर एग्जांपल जैसे कि शादी होती है, अब शादी हो रही है मान लो, और उस शादी में पानी गिर जाए, तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि ये दूल्हा लाड़ी ने जो है तपेले में खाना खाया होगा इसलिए पानी गिरा। अच्छा, ज्योग्राफी बर्बाद है, मतलब मॉनसून को आप भूल जाओ, केवल तपेले में खाना खाने से बारिश हुई है क्या? तो जिसको हम कारण मान रहे थे वो कारण है ही नहीं, कोई और ही कारण है। जैसे जब बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो बिल्ली रास्ता काट जाती है और फिर हम गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं और आगे ठुक गई वो गाड़ी, या एक्सीडेंट हो गया उस गाड़ी का, तो क्या एक्सीडेंट बिल्ली के कारण हुआ है? कोई और भी तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन हमने मिथ ये जो है मान रखा है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो इसी आधार पर एक रचना है कि मानव कठिन आंगन चली, ताते राते पांव, मतलब कठिन आंगन। ये नायिका के पैरों की बात हो रही है कि नायिका के पैर लाल या गोरे इसलिए हैं क्योंकि वो धूप में चली है, नहीं, उसके पैर तो बचपन से ही राजघराने में रहने के कारण कैसे हैं, सुंदर हैं और सुसज्जित हैं। तो जिसको हम कारण मान रहे हैं वो कारण ना होते हुए कोई दूसरा कारण वहां विद्यमान है। तो ये था उत्प्रेक्षा का कार्यक्रम। तो देखिए, उपमा अलंकार मैंने बताया आपको, मैंने 3 नंबर 1 नंबर के प्रश्न आपको बता दिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी 3 नंबर 1 नंबर की बात कर दी। और अब हम बात करेंगे अगले सीरीज में, अगले लेक्चर में रूपक अलंकार और वो प्रश्न जो मैंने पहले वीडियो के अंतर्गत आपको बताया। अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आप मिस करोगे तो इन 3 का कोई अर्थ नहीं होगा। और आखिरी में वही बात, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहें आकार IAS। तो फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए खुश रहो। जय हिंद साथियों।